टाइम होगा जब मेरी प्यास की वजह से आंख खुल गई और मैं बेड पे उठकर बैठ गई। आंटी ने कुछ देर तो कोई रिस्पॉन्स न दिया, लेकिन फिर खुद ही मेरा साथ देने लगी और प्यार करने लगी। मैं उनको 10 मिनट तक फ्रेंच प्यार करता रहा और जब मैंने थोड़ा मजीद अगला कदम उठाने का सोचा तो आंटी की आंखों में देखा तो आंटी की आंखें लाल सरख हुई थीं और उनकी आंखों से साफ पता चल रहा था वो मुकम्मल नशे में आ गई हैं। मैंने बर्दाश्त कर लिया है। मैंने कहा, जी मुझे पता है, मैंने अच्छी वाली मुलाकात की है, उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। बस बंदा नशे में हो तो पता नहीं चलता है। आंटी ने कहा, कोई बात नहीं है काशी बेटा, प्यार लेने के लिए इतना दर्द तो बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर आंटी को मैंने अपना नंबर दे दिया और उनका भी नंबर ले लिया और उनको कहा, जब आप रावलपिंडी आएंगी तो मुझे पहले कॉल कर देना। मैं आपके लिए वहां अच्छा से घर भी तलाश कर दूंगा और आपका सामान भी घर में सेट करवा दूंगा। आंटी ने मुझे लंबी सी फ्रेंच की और कहा, शुक्रिया बेटा, मैं आने से पहले तुम्हें जरूर कॉल करूंगी। अब मेरा उस शहर में तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे सिवा और कौन होगा। फिर मैंने टाइम देखा तो 4:35 हो चुके थे। मैं वहां से उठने लगा तो आंटी ने कहा, काश बेटा मेरे बाथरूम में ही नहा लो। मैंने कहा, आंटी जरूर नहा लेता, लेकिन टाइम ऐसा है कि नाजिया कभी भी ऊपर आ सकती है और फिर कोई भी मसला बन सकता है। उसलिए मैं ड्राइंग रूम के साथ वाले बाथरूम में नहा लेता हूँ। आप अपने बाथरूम में नहा लो। आंटी मेरी बात सुनकर खुश हो गई थी। फिर मैं वहां से निकला और दूसरे बाथरूम में जाकर घुस गया और अच्छी तरह नहा धोकर अपने कमरे में आया, कपड़े तब्दील किए और टाइम देखा तो 5 से ऊपर टाइम हो गया था। मैं कमरे से निकला और नीचे टीवी लाउंज में चला गया। वहां पे साइमा आंटी और आसमा आंटी बैठी बातें कर रही थी और नाजिया भी वहां बैठी कोई दाल साफ कर रही थी। मैं जाकर दूसरे सोफा है बैठ गया और टीवी लगा लिया। मैंने थोड़ी देर बाद जब आसमा आंटी को देखा, वो मुझे ही देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर मेरी नजर साइमा है गई। वो मुझे ही देख रही थी। उन्होंने मुझे आंखों के इशारे से पूछा, आप क्या हाल है? मैंने भी आंखों के इशारे से जवाब दे दिया कि सब कुछ बहुत ही जबरदस्त हुआ है। फिर रात तक मैं वहां ही बैठा रहा और रात को खाना खाकर ही ऊपर अपने कमरे में गया और रात को तकरीबन 1 बजे साइमा आंटी मेरे कमरे में आ गई थी और मैंने उससे मुलाकात की। फिर वो मुतमिन होकर अपने कमरे में चली गई। उसी तरह मैंने अगले दिन रात को आसमा आंटी को उनके कमरे में 1 बजे से लेकर सुबह 4 तक मुलाकात की। साइमा आंटी उस वक़्त मेरे वाले कमरे में अपनी बेटी के साथ सोई हुई थी। इससे अगला दिन हमारा आखिरी था, क्योंकि वो दिन गुजारकर अगली सुबह को मुझे और साइमा आंटी को वापस शेखुपुरा जाना था। लिहाजा आखिरी दिन मैंने दोपहर को साइमा आंटी को अपने कमरे में एक दफा मुलाकात की और आसमा आंटी को रात के वक़्त मैंने अपने कमरे मतलब नाजिया के कमरे में बुला लिया था। लेकिन रात को जब मैं आसमा आंटी को देख रहा था तो एक धमाके हो गया था, क्योंकि मैंने बेड का गदा जमीन बिछा दिया था और इसके ऊपर ही आसमा आंटी को देख रहा था और यह वाला कमरा सीढ़ियों के बिल्कुल नजदीक बना हुआ था और उसी तरफ कमरे की छोटी सी खिड़की भी थी, जिससे रात के सन्नाटे में आवाज नीचे टीवी लाउंज तक सुनी जा सकती थी। हवा यूं मैं इशरत आंटी की तरह ही आसमा आंटी को, क्योंकि मर्द उस पोजीशन में पूरी ताकत आसानी से इस्तेमाल कर रहा होता है, बस मैं भी कुछ यही कर रहा था और मैंने यही सोचा था कि रात का टाइम है और साइमा आंटी आसमा आंटी के कमरे में सोई हुई है और नीचे से किसने ऊपर आना है, सब सोए हुए होंगे। इसलिए मैंने वो छोटी खिड़की का पर्दा और उसको बंद करना जरूरी नहीं समझा, हालां कि खिड़की की एक साइड पूरी बंद थी और दूसरी भी थोड़ी सी ही खुली हुई थी, ताकि कमरे में हब्स न बन जाए। लेकिन जो होकर रहता है वो होकर ही रहता है, क्योंकि नीचे शायद नाजिया पानी पीने या बाथरूम जाने के लिए उठी हुई थी
उसने अगर किचन में या बाथरूम में जाना था तो टीवी लाउंज में से गुजर कर ही जाना था। उसलिए दोनों सूरतों में उसको आवाज तो आनी ही आनी थी। और ये ही हुआ, उसने आसमा आंटी की सुस्कारियां शायद नाजिया ने सुन ली थी और वो ऊपर आ गई थी। और वो ऊपर आकर खिड़की के पास पता नहीं कब से खड़ी हम दोनों को देख रही थी। उसने आसमा आंटी शायद नाजिया ने सुन ली थी और वो ऊपर आ गई थी। और वो ऊपर आकर खिड़की के पास पता नहीं कब से खड़ी हम दोनों को देख रही थी। हालांकि मैंने कमरे में जीरो का बल्ब लगाया हुआ था, लेकिन उसमें भी बाहर का बंदा आसानी से देख सकता था। अब और वो तो देख ना सकी, लेकिन मेरी यकदम नजर खटकी है। पड़ने की वजह से मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी, क्योंकि नाजिया सब बहुत कुछ साफ साफ देख चुकी थी। वो वहां मेरे उसको देखने का बहुत शायद चंद लम्हे ही ठहरी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था। वो एकदम लाल सर्ख हुआ था और गुस्सा और बेयकीनी की कैफियत उसके चेहरे पे साफ आया थी। और फिर वो कुछ ही लम्हों में वहां से गायब हो गई थी। मेरी तो आबे हिम्मत ही जवाब दे गई थी। और इस कैफियत में ही मैंने ना जाने कब आंटी और मैंने मुलाकात की। मुझे उस बात का बिल्कुल भी अंदाजा न था। और फिर मैं फौरन गदे ही है मुन्ना के बल गिर गया था और अपनी आंखें बंद कर लें थी। कुछ देर बाद ही आंटी नॉर्मल होकर बोली, सुनाओ काशी, बेटा अच्छा लगा, लेकिन मैं तो शायद पता नहीं कुछ सोचू में था। मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया था। आंटी शायद बोलती रही थी, लेकिन मैं कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और मेरी आंखें बंद थी और मुझे पता ही नहीं चला वो कब वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई थी। उनको कुछ भी नहीं पता था कि क्या धमाके हो चुका है और मैं उस धमाके की वजह से बहुत ज्यादा हल गया था और पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी आंख इस टाइम खुली जब साइमा आंटी मुझे सुबह के 6 बजे जोर जोर से हिलाकर उठा रही थी। मैं उनके जोर से हिलाने की वजह से फौरन आट कर बैठ गया तो साइमा आंटी ने कहा, काशी ट्रेन निकल जाएगी, जल्दी से मुन्ना हाथ धो लो, हमको स्टेशन जाना है। मैं फौरन उठा, नहाया भी नहीं और जल्दी से मुन्ना हाथ धोकर बाहर आकर अपना बैग उठाया और नीचे चला गया। नीचे आसमा आंटी ने ब्रेड और चाय गर्म की हुई थी। मैंने बस आधा कप चाय पीना और एक आधी सी ब्रेड ली, क्योंकि मैं वहां अब रखना नहीं चाहता था। ये शक्र था नाजिया अभी तक सोई हुई थी, मैं उसका सामना नहीं कर सकता था। मैंने और आंटी साइमा ने भी आसमा आंटी को सलाम दुआ की। उनकी उम्मी भी जाग रही थी, उनको भी सलाम दुआ की। फिर हम दोनों घर से निकलकर स्टेशन की तरफ आ गए। घर से लेकर स्टेशन तक में बिल्कुल खामोश बैठा रहा मेरा दिमाग, कहीं और ही लगा हुआ था। स्टेशन पहुंचकर हमने थोड़ी देर ही इंतजार किया और फिर ट्रेन आकर स्टेशन पे रुकी। हम अपनी बर्थ में आकर बैठ गए। हमारी आने और जाने की टकटिस तो पहले ही नजीर चचा ने बक करवाई हुई थी और हमारे पास आने जाने की दोनों साइड की टकटिस पहले से मौजूद थी। लिहाजा हम बरथ में आकर बैठ गए। आंटी की बेटी तो घर से लेकर अब तक सोई हुई थी। ट्रेन अपने वक़्त है चल पड़ी, लेकिन मैं बदस्तूर खामोश था और खिड़की से बाहर देख रहा था। हमें ट्रेन में सफर करते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक हम दोनों के दरमियान कोई बात शुरू नहीं हुई थी। लेकिन साइमा आंटी बार बार मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन बात कोई नहीं कर रही थी। फिर आंटी ने ही बात शुरू की और मुझे पूछा, काशी कहाँ खोए हुए हो? खैर है ना, इतने खामोश क्यों हो? सुबह से लेकर अभी तक खामोश बैठे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुमने तो 3 दिन दिल भर का मजा किया है, फिर मुना क्यों लटकाए बैठे हो? मैं आंटी की बात सुनकर उन की तरफ देखा और फिर दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगा, लेकिन आंटी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आंटी की बेटी अभी तक उनकी झोली में ही सोई थी। आंटी ने अपनी बेटी को सीट के ऊपर लेटा दिया और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, क्या बात है काशी, क्या मसला है? तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। मुझे साइमा आंटी को कोई भी बात बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर साइमा आंटी ने कहा, क्या मसला है मुझे बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो?
इतना कुछ हमारे दरमियान होने के बावजूद तुम्हें मुझे मातमाद नहीं है। मैंने साइमा आंटी से कहा। ऐसी बात नहीं है आंटी जी, बस थोड़ी परेशानी बनी हुई थी, इसलिए खामोश बैठा था और आपको बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आंटी मेरी बात सुनकर अपनी सीट से उठकर, मेरी वाली सेट है, आकर बैठ गई और मेरे कांधे पे हाथ रखकर बोली, काशी बेटा, मुझे बताओ क्या मसला है। मैंने फिर हिम्मत की और रात को जो धमाकिया हुआ था उसकी पूरी डिटेल साइमा आंटी को बता दी। मेरी पूरी बात सुनकर आंटी का मुन्ना लाल सुराख हो चुका था और उनके माथे है पसीना साफ नजर आ रहा था। वो मेरी बात सुनकर पहले तो कुछ देर मुना नीचे करके बैठी रही, फिर यकदम मेरे कांधे से पकड़कर मुझे जोर से हिलाया और बोली, का शी, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मैंने आंटी को कहा, आंटी जी, ये सब रात का वाकया है, इस टाइम सब सोए हुए थे, मैं उस टाइम किसको जाकर बताता, और सुबह को हम वापसी के लिए निकल आए हैं। आसमा आंटी को मैं बता नहीं सकता था और आपकी उम्मी भी जाग रही थी। अगर मैं बताता तो किसको बताता और कब बताता, और अगर आसमा आंटी को बता देता तो उनका तो रात को ही हार्ट फेल हो जाना था। आंटी मेरी बात सुनकर फिर खामोश हो गई और फिर जल्दी से उठी और अपनी सेट है जाकर अपने बैग से मोबाइल निकाला और टाइम देखने लगी। अभी तकरीबन 8:30 हुए थे। फिर मैंने आंटी को कहा, आंटी जी, आपने तो आसमा आंटी को पूरा यकीन करवाया था कि आप नाजिया को समझा देंगी और उसको एतमाद में कर लेंगी। क्या आपने नाजिया से बात नहीं की थी? आंटी ने कहा, कशी, मैंने नाजिया से इसलिए बात नहीं की थी कि अभी तो तुम सिर्फ 3 दिन के लिए आए हो और 3 दिन में कौन सा नाजिया को पता चल जाएगा। और जब बाजी रावलपिंडी चली जाएंगी तो वहां पे मैं खुद बाजी के पास कुछ दिन के लिए चली जाऊंगी और वहां ही नाजिया को एक दोस्त बनकर एतमाद में ले लूंगी और सब कुछ समझा दूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसको इतनी जल्दी बात पता चल जाए। साइमा आंटी की बात सुनकर मेरी फटके हाथ में आ गई। मैंने कहा, आंटी जी, उसका मतलब है कि आपने अभी तक नाजिया से कोई भी किसी कसम की बात नहीं की है। तो आंटी ने कहा, हाँ हाँ काशी, ऐसा ही है। मैंने कहा, आंटी, ये तो काम बहुत खराब हो जाएगा और आसमा आंटी का क्या बनेगा। वो तो पहले ही बहुत डरी हुई थी। आंटी का अपने चेहरा बता रहा था, उनको मुझसे ज्यादा परेशानी लग गई थी। आंटी बार बार मोबाइल है, टाइम देख रही थी। मैंने आंटी से कहा, आंटी, आपने अब क्या सोचा है? तो आंटी ने कहा, मुझे बाजी को बात पता लगने से पहले नाजिया से बात करना होगी, उसका मना बंद करवाना होगा। मैंने कहा, तो आंटी जी, ये अब कैसे होगा? तो आंटी ने कहा, बाजी इस टाइम स्कूल होगी और वो 2 बजे वापस आएगी। मुझे उससे पहले नाजिया से बात करनी है और नाजिया सुबह 9 बजे तक उठ जाती है, मुझे उसके उठने का इंतजार है, फिर मैं उससे फोन है बात करूंगी। मैंने अपने मोबाइल में देखा, 9 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे। फिर हम दोनों खामोश होकर बैठ गए। साइमा आंटी का चेहरा देखा तो वो किसी गहरी सोच में थी और मैं भी 9 बजने का इंतजार कर रहा था। एकदम ही आंटी ने कहा, काशी, मुझे मोबाइल पे बैलेंस चाहिए क्योंकि नाजिया का नेटवर्क और है, इस पे मेरा पैकेज नहीं चल सकता। मैंने कहा, आंटी जी, उसका नेटवर्क कौन सा है? आंटी ने कहा, यो फोन का है। मैंने कहा, आंटी जी, मेरा नंबर तो जीज का है, अगर आप इससे करेंगी तो पैकेज के बगैर 20 से 25 मिनट बाद हो सकती है। और पापा माई दी अपा से क्या गया। आंटी ने कहा, काशी, ये मसला ऐसा है, उसमें काफी टाइम लग सकता है, मुझे ज्यादा बैलेंस चाहिए। आंटी ने कहा, काशी, ये मसला ऐसा है, इसमें काफी टाइम लग सकता है, मुझे ज्यादा बैलेंस चाहिए। मैंने कहा, आंटी जी, फिर तो थोड़ी देर में अगला स्टेशन आने वाला है, मैं वहां से आपको 500 का बैलेंस डलवा देता हूँ, आप आराम से खुलकर बात कर लेना। तो आंटी ने कहा, ठीक है, जब स्टेशन है गाड़ी रखे तो फौरन जाकर बैलेंस डाल दो, मुझे जल्द से जल्द नाजिया से बात करनी है। मैंने कहा, आंटी जी, आप फक्र न करें, कोई 15 नौ का टाइम होगा, जब ट्रेन ने अपना हार्न बजाया तो मैं समझ गया।
अगला स्टेशन आ गया है। मैं वहां से फौरन उठा और ट्रेन के दरवाजे पे चला गया और कोई 5 मिनट बाद ही ट्रेन स्टेशन है जाकर। रिकी में फौरन ऊंचे उतरा और जाकर स्टेशन है। एक शॉप बनी थी। वहां से दुकानदार को कहा भाई मोबाइल कार्ड चाहिए। तो उसने कहा कार्ड्स नहीं है, एजीलोड है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको मैं नंबर लिखवाता हूँ, मुझे उस पे 500 का बैलेंस डाल दे।